हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष सर आप लोग को क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जरा समझ लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है। तो परिभाषा पर बच्चों जरा फोकस करते हैं कि परिभाषा क्या होता है। तो भिन्न भिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ठीक तो है, भिन्न भिन्न और सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह के बारे में जरा समझते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान देंगे, हम सुपरिभाषित के बारे में जरा समझना चाहते हैं। जैसे अगर हमसे ये कहा जाए या फिर किसी छात्र से ये कहा जाए कि जरा बताएं कि आप 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का एक समुच्चय बनाइए, तो बच्चे ने बनाया तो उसमें क्या है, और एक दूसरा भी बच्चा है, अगर मान लेते हैं उसको भी अगर वही बात कहा जाए कि 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय बनाइए, तो दोनों में देखा जाएगा तो हो सकता है कि कुछ प्लेयर जो है कि पहले वाले छात्र में दूसरे वाले छात्र में ना मिलते हों, और दूसरे वाले छात्र के कुछ प्लेयर जो हैं जो उसने सेट बना रखा है उनके इस वाले जो पहला वाला छात्र है उसमें कुछ एलिमेंट या कुछ प्लेयर ना मिलते हो, या हो सकता है कुछ कॉमन वगैरह भी होंगे, कुछ ना मिलते होंगे। तो ये बच्चों हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है, अगर मैं ये कह दूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, लैंग्वेज का सेंटेंस का थोड़ा सा फर्क है कि अगर ये कह दिया जाए कि 10 बल्लेबाजों का समुच्चय बनाइए, ठीक है, या पूरे ऐसे कह दिया जाए कि 10 बल्लेबाजों न करके हम ये कह दे कि बल्लेबाजों का समुच्चय बनाइए, तो उस केस में क्या है, हमारे पास जो भी बल्लेबाज है वो लिमिटेड है, या जो भी नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं वो हमारे पास लिमिटेड है, उनका हम सेट तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ की बात कहें तो सर्वश्रेष्ठ की बात अगर हम कहें तो इन एनी सेंस की, अगर जैसे अगर 2 पर्सन है तो उनके सेंस में हो सकता है कि उनके लिए कोई दूसरा क्रिकेट का प्लेयर जो है कि वो क्या हो बच्चों, बेस्ट हो सकता है इनके लिए कोई और क्रिकेट का प्लेयर बेस्ट हो। तो वहां पे जो है कि संभावना की बात आ जाती है, तो वहां पे जो है सेट थ्योरी काम नहीं करती है। सेट थ्योरी जो है वो डेफिनेट चीजों के लिए काम करती है। जैसे कि अगर कोई परफेक्ट चीजें हैं, जैसे मैं कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो हर एक सिचुएशन में वो बदलने वाला नहीं है, वो AEIOU ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। यानी जहां पे सियोरिटी की बात हो, यहाँ जहां डेफिनेट चीजें हो, वहां पे हम लोग सेट थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, आइए जरा समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल वगैरह समझ लेते हैं कि क्या है कैसे है। तो जैसे अगर हमसे कहा जाए, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल में जरा ध्यान देंगे बच्चों। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग का है कि अगर ये कहा जाए कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, ठीक है बच्चों, 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अभी होता क्या, जरा ध्यान देंगे बच्चों आप कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा जाए तो हमारे दिमाग में चलने लगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर से क्या होगा, 10 होगा। लेकिन इसको बोला है कि संग्रह होना चाहिए, तो संग्रह को हम लोग किसी बॉक्स में इस तरीके से दिखाते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सेट को बच्चों हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, इसमें एक चीज और हम पढ़ा देते हैं पहले कि समुच्चय का संकेतन क्या होता है। ठीक है बच्चों, समुच्चय का संकेतन, ठीक है, नोटेशन ऑफ सेट, इसको बोलते हैं बाबू नोटेशन ऑफ सेट। ठीक है, अब जरा इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये समुच्चयों का संकेतन का क्या मतलब है। बच्चों जरा ध्यान देंगे कि जो समुच्चय होता है उसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जरा ध्यान दें कि हम लोग इसको जो नोटेशन देंगे या फिर डिनोट करेंगे उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, यानी हम लोग लिखेंगे A से रिप्रेजेंट करेंगे, B से, C से या D से या X से, Y से, अब Z से, एनीथिंग से रिप्रेजेंट कर सकते। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, इनको डिनोट मतलब मैं ये कह लूं कि अगर इनको इनके संकेतन को देखें या इनको कैसे मैं डिनोट करता हूं, तो उस सिचुएशन में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। अब जरा ध्यान दें कि ये तो मान लीजिए ठीक है, इसको डिनोट हमने कर दिया। ऐसे मैं कहूं कि ये एक्चुअली सेट था, इनको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो कैपिटल A से डिनोट कर दिया। क्लियर है, अब जरा ध्यान देंगे कि इनमें जो एलिमेंट होते हैं, जैसे मैं कहूं कि इसके अवयव जो होते हैं, यानी अगला जो है कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं, ठीक है बच्चों, समुच्चय के अवयव
जो समुच्चय के अवयव होते हैं, ठीक है, समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन्हें अंग्रेजी वर्ड माला के छोटे अक्षरों द्वारा लिखते हैं, यानी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इस तरीके से एक्स, ठीक है बच्चों, वाई जेड, एनीथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना, ईटीसी। क्लियर, मतलब जो समुच्चय के अवयव होंगे वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा, और समुच्चय को हमेशा कैसे निरूपित करेंगे या उनका जो भी नोटेशन होगा वो क्या होगा, वो उस सिचुएशन में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब जरा ध्यान सुनिए कि समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्लियर है बच्चों। तो देखिए समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला इसको बोलते हैं सूची विधि, सूची विधि, सूची विधि, या इसी को बोलते हैं बच्चों तालिका विधि, तालिका विधि, या इसी को बच्चों बोलते हैं रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। ठीक है, सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि। दूसरा बच्चों देखे जरा ध्यान दें, दूसरा हम लोग का है गुण विधि, गुण विधि। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि समुच्चयों का निरूपण जो होता है वो दो तरीके से, सूची विधि, तालिका विधि, रोस्टर विधि एक ही है, या तो इस तरीके से करते हैं या तो गुण विधि, या इसी को बोलते हैं बच्चों समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण। क्लियर है। आइए अब इनके बारे में जरा विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए बच्चों जरा ध्यान देंगे आप। सूची विधि क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान दें। सूची विधि में, सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि, इस विधि में होता क्या है कि अगर हमसे ये पूछ दिया जाए या कोई किसी छात्र से ये पूछा जाए कि बच्चों जरा बताएं कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में अभी पढ़ा है कि जो सेट होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी कैसे डिनोट करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा डिनोट करते हैं। आगे जरा देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब कभी भी समुच्चय को लिखते हैं तो करली ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, करली ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं क्या, मझिला कोष्ठक। ठीक है बच्चों, आगे जरा ध्यान दें। अब हमसे बोला गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है, तो आप फिर से वही करेंगे कि 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर से क्या लिखेंगे आप, 10 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बातें हमसे कहा जाए, यानी जो भी स्टेटमेंट कहा जाए, उस स्टेटमेंट को प्रत्यक्ष रूप में एलिमेंट के फॉर्म में लिख दिया जाए, और हर एक एलिमेंट के बीच में क्या लगाते हैं बच्चों, कामा लगाते हैं। ठीक है, तो ये सूची विधि है, मतलब डायरेक्ट जो बात कही जाए उसको हम लोग सूची के रूप में लिख दें। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूची विधि में लिखा हुआ। दूसरा अगर बच्चों इस तरीके से कहा जाए कि प्रथम 10 सम संख्याएं लिखिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो प्रथम 10 सम संख्या कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 4, फिर अगला क्या होगा, इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है बच्चों, अगला 18 और फिर कितना हो जाएगा, अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो 20 हो जाएगा। क्लियर है, तो याद रखेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया कि अगर रोस्टर विधि में या कहे सूची विधि में, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है, उस स्टेटमेंट में जो भी एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को पकड़ेंगे और हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा के करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा सेट का, वो किस फॉर्म में होगा, तो आप बोलोगे कि रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में है, तो बोलेंगे बच्चों रोस्टर फॉर्म में। क्लियर, यानी रोस्टर विधि। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई अगला सेट हमने सी ले लिया, अगर ये कहा जाए कि सम अभाज्य संख्या का समुच्चय बनाइए, सम अभाज्य संख्या का, तो बच्चों ध्यान दें, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय बोलना है तो इसका मतलब केवल और केवल क्या होगा, 2 होगा। एक यही एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। ठीक है, सम है और अभाज्य भी है। इसका मतलब क्या होगा, ये सेट में हमारा जो 2 है वो सम अभाज्य संख्या को, सम अभाज्य
समुच्चय को निरूपित करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं गुण विधि क्या होता है। अच्छा, एक चीज और जरा ध्यान दे बच्चों कि जो समुच्चय निर्माण विधि था या रोस्टर विधि, सॉरी ये सूची विधि था, तालिका विधि और रोस्टर विधि था, अगर ये था तो हम लोग गुण विधि की क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में बहुत जरूरी है पढ़ना, जरा ध्यान दे। अगर मान लीजिए हमसे ये कह दिया जाए कि हम फिलहाल रोस्टर वाले में है, अगर रोस्टर विधि में है और हमसे कह दिया जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, कितने बच्चों, बोला जाए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब फिर उसी तरीके से कोई सेट का सेट लिखेंगे, ए लिखा हमने, कोई सेट नोटेशन दे दिया, फिर करली ब्रैकेट बनाया 1 2 3 4 अप टू पूरा 100 तक लिखते चले गए, तो यहां से हम लोग लिखे और यहां तक भी लिख लिए, चलो ठीक है, ये तो अपना पूरा भर गया बोर्ड। अब क्या होगा कि मान लेते हैं अगर ऐसा हो जाए कि अगर आपसे बोला जाए कि 1 से लेकर के 1 लाख तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो बच्चों अगर हम लोग रोस्टर विधि से लिखें या सूची विधि या तालिका विधि से लिखें, तो उस सिचुएशन में आप ध्यान देंगे कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बोर्ड भर जाएगा, फिर भी हम लोग एलिमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें जो एलिमेंट है वो टोटल क्या हो जाए, एडजस्ट तो हो नहीं पाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा, काफी बड़ा बन जाएगा सेट। तो उसके लिए क्या हुआ कि अब ये वाला मेथड है, कौन सा मेथड, तो बोलेंगे गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान दें, इसमें क्या होता है कि ये तो एक प्रकार का सेट ही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन हाँ ध्यान देंगे इसमें हर एक एलिमेंट के पास, हर एक अवयव के पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो हम स्टेटमेंट कहें वो स्टेटमेंट को फुलफिल करे। यानी कहने का मतलब ये मैं कहूं कि अगर मैं कहता हूं कि 1 से लेकर के 1 लाख तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो उसमें से अगर कोई सा भी एलिमेंट पकड़ ले, यानी कोई सा भी अवयव हम पकड़ लें, तो वो जो अवयव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसी वो जो स्टेटमेंट बोला गया कि मैं कहूं कि प्राकृतिक संख्या का है, तो वो प्राकृतिक संख्या को फुलफिल करता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा ध्यान देंगे बच्चों। ये तो एक्चुअली रोस्टर के फॉर्म, रोस्टर वाला था, ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, ये रोस्टर वाला है, रोस्टर विधि वाला एग्जाम्पल था। अब जरा ध्यान देते हैं गुण विधि वाला। ठीक है बच्चों, गुण विधि का एग्जाम्पल समझते हैं और इनसे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर मैं आपसे पहला एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, तो पहले के बारे में कहा जा रहा है कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, हमसे बोला गया तो एक्चुअली क्या है, सूची विधि तो ऊपर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में पढ़ रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो फिर से एक कोई सेट पकड़ा। अब जरा ध्यान देंगे, इसमें जो हम लोग एलिमेंट को पकड़ते हैं ये x है। x हमारा क्या होता है, चर की अचर, तो बोलते हैं सर चर होगा क्योंकि इसका मान बदल सकता है। ये सिंबल बच्चों है, इसका इस सिंबल का नाम हम लोग बोलते हैं ऐसा है कि, इसको बोलते हैं क्या, ऐसा है कि। जरा इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल जानकारी रख लेते हैं बच्चों। जरा ध्यान देंगे कि अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए क्या कि ऐसा सिंबल दिख जाए या इसी को ऐसे लिखे, ये सिंबल हो या ऐसा कहीं दिख जाए, नहीं स्लैश टाइप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं सच दैट। क्लियर है। हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि, क्या बोलेंगे, ऐसा है कि। क्लियर है, ऐसा है कि। एक चीज आओ जरा बच्चों समझे, ये सिंबल मिले या ये सिंबल मिले इसको बोलते हैं सच दैट, या हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि। अब जरा ध्यान देंगे, एक सिंबल और आता है कि मान लेते हैं कभी कभी ऐसा लिखा हो कि x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इस अगर x और ये सिंबल बन जाए, ये सिंबल ध्यान देंगे बच्चों, ये सिंबल है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है, इसको पढ़ते हैं x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। यानी इसका मतलब जरा समझे, इसका मतलब ये हुआ कि x अवयव है, अवयव अवयव है प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या। फिर से बच्चों ध्यान दें, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं कि x बिलोंगिंग टू n, या इसी को हिंदी में बोलते हैं कि x अवयव है प्राकृतिक संख्या का। क्लियर है बच्चों, जरा ध्यान देंगे। अब इस पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें ये सब टर्म यूज होंगे और ये बेसिकली मैथमेटिक्स के सिंबल है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने बता दिया और इसका भी मतलब क्या होता है बच्चों, बिलोंगिंग टू या अवयव है। क्लियर है ना। आइए जरा ध्यान देते हैं आगे। कहा जा रहा है कि x, इसका मतलब बताया ऐसा है, x ऐसा है, कैसा है कि x जो हमारा है वो नेचुरल नंबर है बच्चों। जरा ध्यान देंगे कि x नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है कि x हमारा वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर, नहीं। अब लेकिन कंडीशन है कि भैया x होना क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू
100। इसका मतलब जरा समझें कि x जो हमारा है वो नेचुरल नंबर है, और यहां से कोई सा भी एलिमेंट आप पकड़ो, हर एक एलिमेंट के पास एक एविडेंस है, यानी एक प्रूफ है कि वो जो एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर है ना? तो अगर इस फॉर्म में लिखा, ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग रोस्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो काफी लेंदी हो जाता है ना, और इससे क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के बेस पे अपना काम कर जाते हैं। नहीं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे कि अगर कहा जाए कि 1 से, ठीक है, 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय, के वर्गों का समुच्चय। क्लियर है बच्चों? 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय, इसको नाम देते हैं सेट बी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं या गुण विधि में लिखना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि x ऐसा है, वेरिएबल है। देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? x ये बताता है कि उन सभी अवयवों का कलेक्शन ये है। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है, और ये जो है वेरिएबल उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं तो x ऐसा है, कैसा है कि x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर, या ऐसे में कहूं कि x का आपकी बार बिहेवियर कैसा है, n स्क्वायर टाइप का है। n स्क्वायर क्या है, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे n क्या है, तो n जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर में। ये स्मॉल n जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, इन पे भी कंडीशन है कि n की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, n, और लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, 100 होगा। इसका मतलब क्या है कि n का जो मान है 1 से बड़ा और 1 के बराबर है, और क्या है, 100 से छोटा और 100 के क्या है, बराबर है। इसका मतलब यहां से कोई सा भी एलिमेंट आप उठा के रख लो, इसमें कोई एलिमेंट अगर बच्चों रख दिया जाए, कोई सा भी एलिमेंट आप रख दो और उसका स्क्वायर करोगे, तो आप स्क्वायर करके निकाल के देखोगे तो जो नंबर होगा वो 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों में से एक डाटा होगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली गुण विधि जो होती है उसमें बच्चों बस सीधा सा बात आप समझ लें कि हर एक एलिमेंट के पास, हर एक अवयव के पास जो वाक्यांश कहा जा रहा है वो वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत बैठेगा। यानी नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसको फुलफिल नहीं करेगा, और वो क्या है, गुण विधि हमारा नहीं कहलाएगा, यानी गुण विधि में वो सेट होगा नहीं। ठीक है ना? आगे जरा देखते हैं, आगे जरा देखिए, आगे देखिए बच्चों। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के समुच्चय। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के समुच्चय, संख्याओं के समुच्चय। ठीक है, संख्याओं के समुच्चय, इसको बोलते हैं सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स। क्लियर है बच्चों, सेट ऑफ नंबर्स। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने पहला इसमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। क्लियर है बच्चों, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। ठीक है, जरा ध्यान सुनिएगा, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। क्लियर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9, 10 में भी पढ़ा है कि जो सिंबल का नोटेशन होता है, तो अगर प्राकृतिक संख्या कहीं लिखा होता है तो उसको हम लोग बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, तो सबको पता है कि इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 तक, और अगर इसको सेट में लिख दिया जाए तो ये जो सेट बना वो किसका है, तो बोलेंगे प्राकृतिक संख्याओं का या संख्या का समुच्चय कहलाता है ये। ठीक है, दूसरा बच्चों जरा ध्यान देंगे, दूसरा हम लोग का इसमें है कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। बच्चों राइटिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाइएगा, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स के छात्र हैं, तो लैंग्वेज समझ में आ जाए तो भी बहुत है ना। चलिए ध्यान देंगे, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, सेट ऑफ, और इसको बोलते हैं बच्चों होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर बच्चों बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। क्लियर है बच्चों, सेट ऑफ होल नंबर। अब जरा ध्यान दीजिए, सेट ऑफ होल नंबर को जनरली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्लियर है, और जरा ध्यान दीजिए, इसमें होते क्या है कि अगर नेचुरल नंबर में हम लोग क्या इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें,
नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड कर दें, 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर क्लियर हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा क्या है, होल नंबर का सेट है। बच्चों ध्यान देंगे इनको, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, थर्ड नंबर अगला हम लोग का बच्चों है वो पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय या पूर्णांकों का कह सकते हैं बच्चों, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, क्लियर है। पूर्णांकों का समुच्चय इसको बोलते हैं बच्चों सेट ऑफ, पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स, क्लियर है, सेट ऑफ इंटीजर। इसको बेसिकली बच्चों ध्यान दें, कहीं कहीं आई से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, या तो आप इसी को कहते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। अगर ध्यान दें इसमें होता क्या है, तो 0 होगा, ठीक है बच्चों, 0 होगा, 0 प्लस माइनस 1 अगेन प्लस माइनस 2, क्लियर है। फिर से मैं लिख देता हूं, ध्यान देंगे बच्चों, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्लियर है ना। ध्यान देंगे बच्चों कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आई से और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ चीजें और हैं, जरा ध्यान दें कि जो पूर्णांक होते हैं बच्चों, पूर्णांक का समुच्चय होता है, उसको 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। तीनों कैटेगरी के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी रखते हैं, या फिर देख लेते हैं कि एक्चुअली होगा क्या। जरा ध्यान देंगे कि तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर देते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। आइए जरा देखते हैं, ये तीनों हम यहीं पे डिफाइंड कर देते हैं। तो पहला जो हम लोग का है, पहला फर्स्ट वाला जो है उसको बोलते हैं धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, क्लियर है बच्चों। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है ना। इसको बेसिकली हम लोग आई प्लस से दिखाते हैं, या बच्चों इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखेंगे जेड प्लस, क्या लिखेंगे, Z प्लस। इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, तो आप जरा ध्यान दें, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 अप टू इस तरीके से चलता रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, ये कुछ नया नहीं है, नहीं ये कुछ नया नहीं है, ये इनको थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये हमारा नेचुरल नंबर ही है। बोलो कोई समस्या है, नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे आप, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो हमारा एक तरीके से कहा जाए तो वो नेचुरल नंबर का ही सेट होता है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखिए, सेकंड आपका है नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर का मतलब ऋण पूर्णांक, क्लियर है बच्चों, ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक जो भी कहें, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, तो आई माइनस से डिनोट करेंगे, या इसी को जेड माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, इस तरीके से सारे एलिमेंट एग्जिस्ट इसमें करेंगे, क्लियर है ना। इनको आई माइनस से या जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक लास्ट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न ही ऋणात्मक, न ही धनात्मक का लीजिए, न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक, न ही ऋणात्मक पूर्णांक, न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो बच्चों इसमें जरा ध्यान दें, इसका कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता है डिनोट करने का, हम इसको आई प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और इसमें देखिए एलिमेंट केवल और केवल एक ही एग्जिस्ट करता है, और वो और केवल क्या होता है, 0 होता है, वो केवल क्या होगा, 0 होगा, क्लियर है। आगे जरा देखते हैं, तो ध्यान दीजिए इसमें हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़े, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक को 3 कैटेगरी में बांटा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, है ना, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और क्या, न धन न ही ऋण पूर्णांक। तो इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों, इसको प्लस माइनस आई से, प्लस माइनस आई या सॉरी प्लस आई या जेड प्लस से, या फिर मैं कहूँ आई प्लस और जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं जेड माइनस से, और इसको हमने अपने नाम से एक सिंबल दे दिया है कि आई प्लस माइनस, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देंगे बच्चों। अगला, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बच्चों, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं
का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसको बच्चों बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है? सेट ऑफ रेशनल नंबर होता क्या बच्चों, जरा ध्यान देंगे। सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग बेसिकली क्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे? क्यू से, यानी क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो एलिमेंट होते हैं कैसे होते हैं? x ऐसा है, कैसा है कि x इज इक्वल टू पी बाई क्यू के रूप का है। x इज इक्वल टू कैसा बच्चों? p बाई क्यू के रूप का है। और जरा ध्यान दें कि p और q जो है, ठीक है बच्चों, p और q क्या है? p और q कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? तो बोलेंगे इंटीजर से। नहीं, इंटीजर को भी पढ़ाया था, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। और एक्चुअली जरा ध्यान दें, यहाँ पे q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ऐसे सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म का हो और pq जो इंटीजर हो यानी पूर्णांक हो और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे क्या? बोलेंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय। बच्चों ध्यान रखेंगे, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अगला 5th नंबर जरा देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय। क्लियर है बच्चों? इसको बोलते हैं बच्चों सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इसको बेसिकली हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? तो ध्यान रखेंगे, इसको लिखते हैं q प्लस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? q प्लस से, याद रहेगा, q प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जरा ध्यान दें, इसमें होता क्या है कि x सच दैट x इज इक्वल टू रूट ओवर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जरा ध्यान दे बच्चों कि अगर रूट में कोई नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? जिसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अच्छा, ध्यान देने की जरूरत क्या है, एक चीज और जरा ध्यान दे बच्चों कि रेशनल और इरेशनल की बात हम लोग ऐसे भी करते हैं डेसिमल के फॉर्म में, जिसको हम लोग दशमलव के नाम से भी जानते हैं। तो जरा ध्यान दे कि अगर ऐसा कोई दशमलव हो जो क्या हो? टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, टर्मिनेट करता हो, उसके एलिमेंट जो है वो जो भी नंबर है वो टर्मिनेट करता हो, ठीक है, जिसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जरा ध्यान दें कि टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा दशमलव होना चाहिए कि दशमलव के कुछ संख्या के बाद रिपीट करता हो। क्लियर है ना? तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, ये हमारा जो डेसिमल होता है वो डेसिमल जो होता है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन हाँ, ध्यान देने की जरूरत है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नहीं टर्मिनेट करता हो नहीं रिकर करता हो, करता हो यानी रिपीट भी ना करता हो, तो उस सिचुएशन में क्या है बच्चों, वो हमारा जो है वो इरेशनल के अंतर्गत आता है, इरेशनल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक चीज जरा ध्यान दे, और क्या कि ये सब सारी चीजें हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ रखी है, आपने पढ़ा भी होगा, तो वहां से उसके बारे में बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। या फिर इसका एक और परिभाषा दे सकते हैं इरेशनल नंबर का, कि उन सारे नंबर का कलेक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म का ना हो तो वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, है ना? तो ध्यान रखेंगे इनका बच्चों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर बच्चों, वास्तविक संख्या का समुच्चय पढ़ा होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है बच्चों? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको बोलते हैं बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है? सेट ऑफ रियल नंबर। अब जरा ध्यान दे बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? तो आप कहोगे सर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सबने पढ़ा है वास्तविक संख्या को, क्लास 10th में भी था, हम लोग आर से इसको डिनोट करते हैं। अब जरा ध्यान दे, इसमें होता क्या है, तो होने के लिए जाहिर सी बात है सेट तो है ही, क्योंकि हम लोग सेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें रेशनल नंबर होता है बच्चों। ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, अगर हम लोग दो सेट को अगर कंक्लूड करते हैं, नहीं एक ही में अगर मिक्सअप करते हैं या एक ही में अगर हम लोग करते हैं तो यूनियन लगाते हैं, जो कि स्टडी हम लोग बाद में भी करेंगे। क्लियर है ना? अभी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे कि यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। ये एक तरीके का ऑपरेटर होता है। ठीक है बच्चों, ऑपरेटर जैसे हम लोग दो नंबर के बीच में ऑपरेटर प्लस माइनस का लगाते हैं, उसी तरीके से ये एक तरीके का ऑपरेटर होता है। नहीं, इसको हम लोग संक्रिया बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है,
अब इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, कलेक्शन को दर्शाता है। जैसे कि अगर दो चीजों को एक ही में मर्ज करना है, यानी एक ही में अगर हम लोग को जोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यूनियन का सिंबल बच्चों लगाते हैं। क्लियर है। तो ये हो जाता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का समन्वय होता है, या एक ही में उसको कंक्लूड कर दें तो वो जो सेट तैयार होगा वो रेशनल नंबर सॉरी रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। आगे जरा ध्यान देते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो गया क्या, रियल नंबर। और एक लास्ट बच्चों देख लेते हैं क्या, समृद्ध संख्याओं का समुच्चय। समृद्ध संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है। समृद्ध संख्याओं का समुच्चय बार बार बच्चों कह रहा हूं राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, जो लैंग्वेज बोला जा रहा है उस पर फोकस करेंगे। यानी समृद्ध संख्याओं का समुच्चय, इसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दें, ये हम लोग के आप लोग के एकदम नया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कहीं 9th-10th में डिस्कशन नहीं है। और जरा ध्यान दें कि जो समृद्ध संख्या है, ये एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अपने क्लास 11th में, और इसके बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में कि क्या है इसमें क्या क्या होता है और ये चैप्टर क्यों बना है ना। तो उन चीज़ों के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे और इनका यूज़ क्या है, एडवांटेज क्या है और समृद्ध संख्या होता क्या है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। एक चैप्टर है समृद्ध संख्या। आइए फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो समृद्ध संख्या के बच्चों सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। और जरा ध्यान दें, इसमें एक्स का बिहेवियर क्या होगा कि एक्स ऐसा है कि x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है बच्चों। ठीक है, a प्लस आयोटा बी। अभी i के बारे में मैं बताऊंगा आयोटा एक्चुअली क्या है। तो a प्लस आई बी के फॉर्म का होना चाहिए, और a और b बच्चों कहाँ से होना चाहिए, रियल नंबर से। तो ये तो पता है कि रियल नंबर का मतलब तो चलो सर समझ में आ गया। इस i का मतलब क्या है, तो यार बच्चों ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, ठीक है, कि अगर रूट में बच्चों कहीं -1 है तो इसको हम लोग लिखते हैं i। याद रहेगा कि रूट में कहीं अगर -1 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, i होती है। और जरा ध्यान दे, इस i को हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, तो पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। याद रहेगा, i को क्या बोलते हैं बच्चों, आयोटा। और इसको एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम यूलर था, उन्होंने ये बताया था कि रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, i होती है, और इसका नाम क्या बोला था, आयोटा बोला था। क्लियर है। अब जरा ध्यान देंगे, तो इस टाइप के नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म के हो और a और b कहाँ से होना चाहिए, रियल नंबर से होना चाहिए, तो उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और जरा ध्यान दें बच्चों एक चीज और क्या कि a प्लस आई बी के फॉर्म का हो तो एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर पहला एग्जाम्पल मैं लूं तो अगर 2 की बात करता हूं, 2 कोई नंबर है, क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बोलेंगे बिल्कुल है सर। कैसे, तो इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे बच्चों। जरा ध्यान दे कैसे, कि 2 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकता हूं, आयोटा इंटू 0 लिख सकता हूं, या फिर इनको मैं लिख सकता हूं 0 इंटू आयोटा। उस पैटर्न का बनी गया है। देखिए a जो है, यानी a का काम कौन कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, 0। और 2 और 0 हमारे रियल नंबर है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर मैं कहूँ 3i, इसको मैं भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहूंगा। कारण क्या है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है ना। आगे देखिए, रूट में -5 की बात करूं तो रूट में -5 को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, रूट में -5 है, रूट में -5 को लिखा जा सकता है, रूट में -5 को लिख सकते हैं रूट में 5 इंटू रूट में -1। और जरा ध्यान दें, -1 को अभी भी बताया गया है कि रूट में 5 इंटू आयोटा हो गया। और इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं रूट में इनको लिख सकते हैं क्या, कि 0 प्लस रूट 5 आयोटा। बच्चों जरा ध्यान दें कि ये सारे के सारे नंबर किस पैटर्न के हैं, तो आप कहेंगे सर a प्लस आयोटा बी टाइप का है। और a प्लस आयोटा बी टाइप का है, इसका मतलब ये सारे के सारे जो नंबर है, ये 2 आयोटा और रूट में -5, तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। किस क्लास में, तो अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई एक चैप्टर आएगा तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। बाकी आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।